हेलो एवरीबॉडी। आज हम इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। एडम स्मिथ का जन्म जून 1723 में हुआ था। स्कॉटलैंड के थे वे, और ही वॉज पोस्टुमस चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि जब वे माता के गर्भ में थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था। तो उनकी माता ने बहुत ही कष्ट से उनका लालन पालन किया था। बचपन से ही एडम स्मिथ कुशाग्र बुद्धि के थे और उनका मूल शिक्षा दीक्षा ग्लासगो यूनिवर्सिटी से हुई थी, और बाद में वे ग्लासगो विश्वविद्यालय में ही एथिक्स के प्रोफेसर बन गए। और इस बीच उन्होंने काफ़ी व्याख्यान वगैरह भी दिया, जिससे वे धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगे। और एथिक्स पर उनकी एक बहुत ही अच्छी बुक पब्लिश हुई, उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। इसके साथ साथ उनका विधि शास्त्र पर भी उनका में रुचि थी उनकी, और उस ज़माने में उन्हें LLD यानी कि डॉक्टरेट ऑफ लॉ की डिग्री मिली हुई थी। ये डिग्री भी ग्लासगो यूनिवर्सिटी से मिली थी। और उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र पे भी उन्होंने काफ़ी लेक्चर्स दिए थे, जो बाद में पब्लिश हुआ इस नाम से, जिसको हम कहते हैं लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। तो मूलतः वे एक दार्शनिक थे, नीति शास्त्री थे और विधिवेत्ता थे। लेकिन उस समय की आर्थिक समस्याओं का भी उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने परखा। और उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हो चुका था। तब उन्होंने देखा कि उसके कारण बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं, पूंजी का संकेंद्रण हो रहा है और श्रम विभाजन भी हो रहा है। और उसी समय वे ड्यूक के भी पर्सनल टीचर भी थे। तो ड्यूक के साथ वे कुछ समय के लिए यूरोप भ्रमण किया, और फ्रांस के कई विद्वानों से उनका मुलाकात हुआ, उनका डिस्कशन हुआ, जिसके कारण उनका धीरे धीरे जो आर्थिक समस्या पर उनका काफ़ी ज़्यादा उनका चिंतन प्रारंभ हो गया, उसमें उनकी रुचि बढ़ने लगी। और अपने गहन चिंतन के आधार पे 1776 में उनकी पुस्तक पब्लिश हुई, जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। और इसके साथ ही माना जाता है कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट का जन्म हो गया। तो इस कारण से वे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के फादर माने जाते हैं, अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। विद्वान वो थे, लेकिन उनकी चूँकि वे बहुत चिंतनशील रहते थे, कुछ आदतें ऐसी थी जिसके कारण थोड़ा सा लोगों को अटपटा भी लगता था। जैसे कि जब वे टहलते थे या चलते थे तो उनका सिर जो होता था यूजुअली थोड़ा ऊपर की ओर होता था। जब किसी ने उनसे पूछा कि आप ऊपर की ओर क्या देखते रहते, तब उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग की आत्माओं से बातें करता हूँ। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि हमेशा उन्होंने अपना जो जीवन है, उन्होंने तत्कालीन समस्याओं के चिंतन और उनके समाधान निकालने पे लगा दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मुक्त व्यापार की उन्होंने बहुत प्रशंसा की, उसका उन्होंने पक्ष लिया, श्रम विभाजन का उन्होंने पक्ष लिया। और उन्होंने ये कहा कि व्यक्तिगत हित की भावना से ही देश का विकास होता है। अतः सरकार को लोगों की आर्थिक नीतियों पर, लोगों के आर्थिक क्रियाओं पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार का मुख्य कार्य होता है कि देश में विधि व्यवस्था की स्थापना करना और उसकी सुरक्षा करना। बाकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो सरकार को नहीं करना चाहिए, वो लोगों पे छोड़ देना चाहिए। सरकार को हालांकि जो एजुकेशन है, ये उन्होंने माना कि जो शिक्षा का स्तर, शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो सरकार के क्षेत्र में रहना चाहिए। यानी कि सरकार का दायित्व है कि वो नागरिकों के लिए शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करे। साथ ही साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि रोड हो गया, डैम हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब व्यवस्था भी सरकार का दायित्व होता है। तो इसके लिए सरकार को टैक्स लेना चाहिए। तो टैक्सेशन लेने के लिए उन्होंने टैक्सेशन के सिद्धांत भी उन्होंने डेवलप किए, जैसे कि कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। इन पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया और कहा कि जो टैक्स होना चाहिए वो इकोनॉमी होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट का इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए टैक्स को कलेक्ट करने में। दूसरी तरफ से लोगों के लिए भी कन्वीनियंट होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि टैक्स कितना बन रहा है और उसको किस प्रकार और कैसे जमा करना है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ उन्होंने बहुत ही टैक्सेशन के बारे में बहुत बढ़िया उन्होंने जो थ्योरी दिया था, वो आज भी वो मान्य है। साथ ही साथ उन्होंने वैल्यू इन एक्सचेंज
के बारे में भी उन्होंने बताया, अनवैल्यू इन यूज़ के बारे में बताया, जिसे हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ वाटर एंड डायमंड। यानी उन्होंने बताया कि पानी जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी है, उसके बावजूद भी यह काफ़ी सस्ता है या फ्री में मिल जाता है, लेकिन जो हीरा है उतना उपयोगी नहीं होने के बावजूद भी ये बहुत महंगा होता है। यानी कि हीरे का जो वैल्यू एक्सचेंज होता है, जिसको हम ख़रीदने पे जो हमें मूल्य देना पड़ता है, बहुत महंगा होता है, जबकि पानी का वैल्यू इन एक्सचेंज तो बहुत कम होता है, लेकिन वो वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार से उन्होंने यूटिलिटी पर भी उन्होंने प्रकाश डाला था। और एक और उनके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ भुलक्कड़ किस्म के भी थे। एक बार वो जब चाय बना रहे थे तो वो चिंतामग्न हो गए और उन्होंने चाय पत्ती के जगह उन्होंने मक्खन और रोटी का प्रयोग कर लिया, और बाद में वो कहने लगे कि आज चाय अच्छी नहीं बनी है। तो इस प्रकार की कुछ बातें होते हुए भी आपको ये मानना ही पड़ेगा कि वो बहुत ही टैलेंटेड थे। और जब उनकी काफ़ी उम्र हो गई थी तो उस समय वे अपने कमरे में चहलकदमी करते थे। चहलकदमी करते हुए उस समय उनके कमरे के 3 कोने में 3 अलग-अलग टाइपिस्ट बैठे होते थे। उन तीनों को एक साथ 3 अलग-अलग विषयों पर वो कंटीन्यूअस डिक्टेशन दिया करते थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना कुशाग्र बुद्धि का था और एक साथ कितनी चीज़ों का चिंतन-मनन वो कर सकता था। तो इसलिए हम उस व्यक्ति के प्रति केवल अपना सम्मान और श्रद्धा ही प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद।